नेट वाले स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स, जिनका कॉमर्स पेपर है, कॉमर्स पेपर वाले स्टूडेंट के लिए पेपर 2 के यूनिट 10 में, पेपर 2 के यूनिट 10 में इनकम टैक्स बुक डाला है। यूजीसी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जिन्हें जून 2025 में एग्जाम देना है, उन्हें पेपर 2 के यूनिट 10 में इनकम टैक्स का बुक डाला है। इनकम टैक्स के अंतर्गत सबसे पहले हम इनकम का 5 हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये 5 हेड के बारे में जानते हैं। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी अर्निंग सोर्स है वो इसी 5 में से कोई एक है या फिर कोई एक से अधिक का ऑप्शन रखे हुए हैं। जिनके पास जितना कैपेबिलिटी है वो अपने हिसाब से इसमें से किसी एक का, 2 का, 3 का सिलेक्शन करते हैं। हमें पहला सोर्स, पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी और दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस 2 टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये 2 सबसे क्रिटिकल होता है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम ग्रॉस इनकम निकालते हैं। चूंकि सैलरी चैप्टर में हम पढ़ते हैं हाउस रेंट अलाउंस और सेकेंड हेड का नाम ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसीलिए हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और वर्सेस करते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ताकि कंपेयर करके पढ़ने में थोड़ा सा हमें कुछ आसानी दिखे और वो हमें आगे के रास्ता को आसान करे। आगे बढ़ने से पहले हम सैलरी को स्पष्ट करें कि सैलरी हमारा क्या है। सैलरी लिखने के लिए हम लिखेंगे सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस डीपी। डीए सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस अलाउंस प्लस प्रीक्विजिट। सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस अलाउंस प्लस प्रीक्विजिट, अर्थात एक कर्मचारी को बेसिक अमाउंट और बेसिक अमाउंट पर डिपेंडेबल कुछ सुविधा जो नकद में दिया जाता है उसे अलाउंस कहते हैं, और कुछ सुविधा जो नकद में नहीं देके हमें साधन यूज करने के लिए दे दिया जाता है उसे प्रीक्विजिट कहते हैं। जैसे हम एक टीचर हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, अब वो स्कूल के द्वारा ये प्रोवाइड कर दिया गया कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चे को इस स्कूल के हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। तो ये जो सुविधा दिया गया, अगर कोई डॉक्टर है वो किसी क्लिनिक में काम करता है, क्लिनिक के हेड के द्वारा अगर बता दिया गया कि आप अपने फैमिली के मेंबर को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज के लिए ला सकते हैं, तो ये जो सुविधा दिया गया ये प्रीक्विजिट होता है। लेकिन अलाउंस जो हमें नगद दिया जाता है, जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, जो हमें ड्रेस सिलाने के लिए पैसा दिया आने जाने के लिए हमें ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया जाता है, तो ये जो हमें नगद में दिया जाता है अलाउंस और जो हमें सुविधा के रूप में दिया जाता है प्रीक्विजिट, और इस सभी के योग को हम सैलरी के श्रेणी में लाते हैं। अब सवाल उठता है कि
सैलरी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हम पढ़ते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। हम पढ़ते हैं एजुकेशन अलाउंस। हम पढ़ते हैं होस्टल अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जो अलाउंस का पार्ट है, रेंट फ्री एकोमोडेशन जो प्रीक्विजिट का पार्ट है। हम अभी हाउस रेंट अलाउंस का कंपेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्सरसाइज के साथ करके दोनों चीज को आसान करते हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक हेडिंग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे पहला काम हमें सैलरी डिटरमाइन करना होता है। सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस DA इफ रिटायरमेंट बेनिफिट ये सब अगर जोड़ दिया है, प्लस DP प्लस बेसिक प्लस DA प्लस DP प्लस बोनस प्लस कमीशन। सिर्फ एक क्वेश्चन में से इतना आइटम को हम लें तो हमारा हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी होगा। सैलरी इज इक्वल टू सैलरी का बेसिक अमाउंट, DA, DP, बोनस और कमीशन। DA में अगर रिटायरमेंट बेनिफिट जोड़े हुए हैं, अगर नहीं जोड़े हुए हैं तो नहीं लेंगे। यदि कुछ पार्ट जोड़े हुए हैं, कुछ पार्ट नहीं जोड़े हुए हैं, तो जितना पार्ट जोड़ा है हम उसी पार्ट को हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करते समय सैलरी में इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पहला कंडीशन आता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, हाउस रेंट अलाउंस का जो वास्तविक अमाउंट है। दूसरा है रेंट पे, हम मकान के लिए वास्तव में क्या पेमेंट करते हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, -10% ऑफ सैलरी। सैलरी मीन्स ये जो हम अभी यहाँ जोड़ के कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा 40% स्लैश 50% ऑफ सैलरी। 40 इंडिया के सभी शहरों के लिए, 50% उसमें से दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे, 4 शहर दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बॉम्बे में वेतन का 50% लागू होगा, बाकी जगह के लिए 40%। इस तीनों के कंपेयर में हम लिखेंगे which ever is less that is exempt। जो इस तीनों अमाउंट में से कम है वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल HRA माइनस एग्जेम्प्ट। एक्चुअल HRA माइनस एग्जेम्प्ट, तब जो डिफरेंस आएगा वो हमारा टैक्सेबल पार्ट कहलाता है। और इस तरह से हमारा MCQ कुछ टॉपिक डालता है UGC नेट वालों के लिए और उसमें बताता है कि या तो आप एग्जेम्प्ट HRA बताइए या तो आप टैक्सेबल HRA बताइए, जो आपको इस फॉर्मूला के आधार पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो MCQ हम नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। अभी सिर्फ सभी टॉपिक का हम थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करते हैं। ये एक बार फिर से समझें, हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए सैलरी पहले डिटर्मिनेशन करते हैं, जो एक किसी भी जगह के लिए सैलरी इक्वल टू बेसिक, DA इफ रिटायरमेंट बेनिफिट, DP बोनस और कमीशन।
इतना ही को ऐड करना है, इसमें से जो है लेंगे, जो नहीं है छोड़ेंगे। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, जो वास्तव में कर्मचारी को मिल रहा है। दूसरा, रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी को घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा। और तीसरा, 40% या 50% ऑफ सैलरी। इस तीनों में से जो कम है, व्हिच एवर इज लेस दैट इज एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जेम्प्ट। कभी कभी जो एक्चुअल एचआर है वही सबसे कम होता है, तो उस स्थिति में टैक्सेबल नील हो जाता है। इसके आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि सबसे पहला काम होता है हमारा म्युनिसिपल वैल्यू, फिर होता है फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट के आधार पे हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट होता क्या है, तो इन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इन म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट whichever is more that is called expected value but not more than स्टैंडर्ड रेंट। ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा होता है तो स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट ही हमारा एक्सपेक्टेड होता है। अर्थात कुल मिला के हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं होना चाहिए। और यूजीसी नेट वालों के लिए यहाँ पूछा जाता है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट डाल दिया गया। और एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इनमें से कौन होगा। तो आपको देखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज्यादा है वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन वो अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो स्टैंडर्ड रेंट ही हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। फिर से हम इस एक्सपेक्टेड वैल्यू का तुलना एक्चुअल रेंट रिसीव से करते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव और स्टैंडर्ड रेंट में से जो है whichever is more that is called GAV, वो कहलाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो जाके हमारा आता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। यहाँ पे ध्यान दें, हाउस रेंट अलाउंस के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, जबकि सैलरी चैप्टर में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। टोटल अमाउंट में से इकट्ठे 50,000 आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का घटाएंगे। आगे 30% घटाने के बाद जो अमाउंट आया ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। इस तरह से हम दो टॉपिक, एक हाउस रेंट अलाउंस का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू वो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, इस चीज को हम जाने। आगे एजुकेशन अलाउंस के लिए है कि पर चाइल्ड 100 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। इसी में हॉस्टल अलाउंस के लिए पर चाइल्ड 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। इसके आगे रेंट फ्री एकोमोडेशन बच रहा है, इसको हम कल की क्लास में डालेंगे। आज यहीं तक। कल रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार अलाउंस को बताते हुए हम इस सब का कुछ एमसीक्यू डालेंगे। आज आप लोग इतना ही रिवाइज करें और इसके आधार पे खुद से कुछ मेहनत करें तो आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।